Hello friends, today we are going to discuss another very important topic and it is transcription. ट्रांसक्रिप्शन के मायने क्या है दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से एमआरएनए को बनाना। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया था। सेंट्रल डोग्मा यानी कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए के पास है वो किस तरीके से डिकोड होती है, किस तरीके से एमआरएनए में पहले कॉपी होती है। एमआरएनए इस इंफॉर्मेशन को लेकर के राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स को बनाने के लिए, और उन प्रोटीन से हमारी पूरी बॉडी डिजाइन होती है, सारे कैरेक्टर्स मैनिफेस्ट होते हैं। तो आइए समझते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस को जो सेंट्रल डोग्मा की बिल्कुल बैकबोन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि किस तरीके से डीएनए में छिपी हुई इंफॉर्मेशन एमआरएनए की फॉर्म में कॉपी कर दी जाती है। आप सभी को मालूम है कि डीएनए यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है और राइबोसोम्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में से राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तक जाकर के इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते। इसी तरह से डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर से निकल करके बाहर आकर के सीधा सीधा राइबोसोम को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। दोनों को एक मीडिएटर की जरूरत है और वो मीडिएटर का नाम है दोस्तों एमआरएनए। एमआरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेगा और जाकर के राइबोसोम को दे देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए इस प्रोसेस के डिटेल्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। उनको भी बोलिएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, जिससे जो हमारा पर्पस है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को फ्री एजुकेशन मिले, तो वो लक्ष्य हमारा पूरा हो सके। आइए समझते हैं इस प्रोसेस को। दोस्तों देखिए ये डीएनए है। आप सभी को मालूम है डीएनए बहुत लंबा मॉलिक्यूल है और हमारी बॉडी के में हर सेल के अंदर 46 डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें करीब 30,000 से ज्यादा जीन्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी को डिजाइन करती है। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि सारा का सारा डीएनए एक ही टाइम पर इंफॉर्मेशन दे दे, यानी कि सारा का सारा जो डीएनए है वो पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है 30,000 जीन्स की वो एमआरएनए बना दे। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें हर समय सभी तरीके की प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती। हमारे अंदर तो बहुत हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो सेल्स भी अलग अलग काम कर रही हैं। आप सबको मालूम है बीटा सेल जो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, वो क्या कर रही है? इंसुलिन बना रही है। उनके अंदर टाइलिन तो बनेगा नहीं, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो टाइलिन बना रही है, उनके अंदर इंसुलिन नहीं बनेगा। तो अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस में लगी हुई है, अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स बनाती हैं। वो अलग बात है कि उनके पास सभी तरीके की प्रोटीन्स को बनाने की इंफॉर्मेशन। ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में 1 महीने का खाना बनाने के लिए पूरा राशन मौजूद है, किंतु फिर भी सारा का सारा राशन का इस्तेमाल आप एक ही दिन में थोड़ी कर लोगे, है ना? बिल्कुल उसी तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास डीएनए के पास पूरी है, किंतु उस इंफॉर्मेशन में से एक सेलेक्टेड पोर्शन का ही केवल हम डिकोडिंग करेंगे, उसी में से जो इंफॉर्मेशन है उसको निकालेंगे और प्रोटीन को बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डीएनए को बीच में से खोलना। ये जो डीएनए है, जब हम इसको बीच में से ओपन अप करेंगे तो एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, एक बबल बन जाएगी बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन में जो बबल बनेगी उसका नाम क्या होना चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन बबल। ऐसी एक बबल आप लोग डीएनए के रेप्लिकेशन में भी बनाते थे। डीएनए के रेप्लिकेशन में जो बबल थी उसका नाम था रेप्लिकेशन बबल, और एंजाइम्स वही इस्तेमाल हो रहे थे जो यहां पर होंगे। तो मैं किस तरीके से ये बबल बनती है, किस तरीके से हेलिकेज ने, वही एंजाइम यहां पे इस्तेमाल होगा, हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेगा, वही एंजाइम यहां पर इस्तेमाल होगा जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज, और बैक्टीरिया के अंदर हम उसे जाइलेज बोलते हैं। तो जो इस बबल को स्टेबलाइज करेंगे, कॉइलिंग टेंशन को रिमूव करेंगे, तो वही एग्जैक्ट मैकेनिज्म है जो कि रेप्लिकेशन में इस्तेमाल हुआ था। तो जिस भी स्टूडेंट को ये समझना है कि ये बबल कैसे बनती है, तो वो मेरा रेप्लिकेशन वाला वीडियो जरूर देख सकता है। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन में जाकर के डीएनए रेप्लिकेशन बाय पीके अग्रवाल सर, तो आपको आसानी से वो मिल जाएगा। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है, इस बबल पे बच्चों कौन काम करता है? आरएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम है जिसका क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। ये बिल्कुल वही एंजाइम है जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके एमआरएनए बनाने वाला। तो आरएनए पॉलीमरेज भी एक बड़ा और होलो एंजाइम है
बिल्कुल वैसे ही जैसे डीएनए पॉलीमरेज होता था, किंतु डीएनए पॉलीमरेज से कुछ मामलों में इसकी सिमिलैरिटी है, किंतु कुछ मामलों में ये डिफरेंट है ना। हमको दोनों चीजें समझनी पड़ेगी कि सिमिलैरिटी क्या है आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज में, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको मैं यहां नोट कर देता हूं, आपको आसानी रहेगी समझने में। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल डीएनए पॉलीमरेज की तरह जो टेम्पलेट है उसको 3 to 5 डायरेक्शन में ही रीड करता है। आपको मालूम है डीएनए पॉलीमरेज भी 3 to 5 में ही टेम्पलेट को रीड करता था। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट डीएनए का वो स्ट्रैंड होता है जिससे पॉलीमरेज इंफॉर्मेशन लेता है। तो यहां याद रखना है कि दोनों में से एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, दोनों तो काम करेंगे नहीं। डीएनए पॉलीमरेज में क्या होता था डीएनए रेप्लिकेशन में कि पूरा डीएनए दोबारा से सिंथेसाइज हो रहा था, रेप्लिकेट होता था पूरा का पूरा डीएनए एंटायर। यहां ऐसा नहीं है, यहां एक सर्टेन सेलेक्टेड पोर्शन है। और आरएनए पॉलीमरेज जो है ये सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक है। डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड पर साइमल्टेनियस काम करता था, किंतु आरएनए पॉलीमरेज एक ही स्ट्रैंड पे काम करेगा, दूसरे स्ट्रैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो नोट कर सकते हैं आप कॉपी पे कि आरएनए पॉलीमरेज इज सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक। ये डिसिमिलैरिटी होगी। तो पहले हम सिमिलैरिटी की बात करें तो टेम्पलेट को रीड किस डायरेक्शन में करेगा? टेम्पलेट की रीडिंग बच्चों किस डायरेक्शन में होगी? तो ये नोट कर सकते हैं आप लोग 3' to 5' डायरेक्शन। 3 to 5 डायरेक्शन में टेम्पलेट की रीडिंग होगी। अभी टेम्पलेट कौन सा होगा अभी यहां से डिसाइड नहीं होगा, थोड़ी देर में मैं आपको सारी पोलैरिटी वगैरह सारी चीजें समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो टेम्पलेट की रीडिंग हो गई 3' to 5', और जो सिंथेसिस होगी, जो नया डीएनए, जो नया एमआरएनए बनेगा, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल डीएनए पॉलीमरेज की तरह वो होगी बच्चों 5 to 3 डायरेक्शन में। यानी कि सिंथेसिस जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? 5 to 3' डायरेक्शन। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। इस मामले में ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज के बिल्कुल सिमिलर है। डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड्स पर साइमल्टेनियस काम करता है, किंतु आरएनए पॉलीमरेज सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक है। तो मैं लिख देता हूं यहां सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक। तो पहली चीज ये हो गई। और दूसरी जो डिसिमिलैरिटी है दोस्तों, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसिमिलैरिटी है, वो क्या है? दूसरी जो डिसिमिलैरिटी वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए एक प्राइमर की जरूरत हुआ करती थी। आपको याद होगा वो प्राइमर हम लोग आरएनए का बनाया करते थे डीएनए रेप्लिकेशन में, किंतु यहां आरएनए को किसी भी तरीके के प्राइमर की जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए, नो नीड ऑफ प्राइमर। प्राइमर की कतई कोई आवश्यकता नहीं। तो ये चारों पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। टेम्पलेट को रीड ऑलवेज 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 3 to 5। सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होगी? 5 to 3। सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक है और प्राइमर की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां समझने की एक जरूरत है कि पोलैरिटी कैसे डिसाइड होगी, है ना। तो पोलैरिटी को डिसाइड करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसको शॉर्ट कर देते हैं और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसको यदि हम 3 मान लें और इसको हम 5 मान लें तो ये 3, तो ये वाला 5 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन, बिल्कुल एक बबल को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसमें से टेम्पलेट कौन सा होना चाहिए? डायरेक्शन यदि हम लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज को किस स्ट्रैंड पर करेक्ट डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, किस डायरेक्शन में करेक्ट रीडिंग मिलेगी इसको? ऑब्वियस 3 to 5 में रीड करेगा ना, रीडिंग 3 to 5 होनी है, तो 3 to 5 में। तो नीचे वाला स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? टेम्पलेट
स्ट्रैंड, इसको क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर हो गया? इसके ठीक अपोजिट जो स्ट्रैंड है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसका ट्रांसक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है, किंतु इसको हम बोलेंगे क्या? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे दोस्तों? इस वाले स्ट्रैंड को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, जबकि नीचे वाले को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आरएनए पॉलीमरेज किस पर मूव करेगा? ये आरएनए पॉलीमरेज है, एक सेकेंड दोस्तों। तो ये इसकी मूव करने की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से होगी, 3 to 5 डायरेक्शन में ये रीड करेगा और सिंथेसिस करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में। एक स्ट्रैंड पे काम करेगा, प्राइमर की कोई जरूरत नहीं है। इस पोलैरिटी को एक बार फिर समझते हैं, इस पोलैरिटी को एक बार फिर अच्छे से डायग्राम के थ्रू दोबारा से समझते हैं। इससे यदि कोई भी छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा तो वो आपका दूर हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए इसको देखा तो मैंने सोचा कि ये आपके पास जरूर होना चाहिए। इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये हमारा डीएनए है, और इसके ये 2 स्ट्रैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, है ना? इनकी पोलैरिटी है 5 to 3 और दूसरा 3 to 5। ठीक है, अब आपको यहां से डायग्राम को देखने से ही पता लग गया होगा कि टेम्पलेट कौन है इसमें, है ना? तो टेम्पलेट इसमें कौन हो गया बच्चों? नीचे वाला स्ट्रैंड। क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आरएनए पॉलीमरेज को करेक्ट डायरेक्शन में जो न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे रीडिंग करने के लिए, वो नीचे वाले भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो 3 to 5 ही रीड कर सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है उसके पास। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये क्या हो गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ये हो गया नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज केवल और केवल नीचे वाले स्ट्रैंड के अलाउंग मूव करेगा। ठीक है, अब यहां एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, आपको सुनने में बहुत अजीब सी लगेगी किंतु बात बिल्कुल ठीक है। वो क्या? कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यानी कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जिसके अलाउंग आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है, सरप्राइजिंगली उसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स बोलते हैं, और तो और हम उसको नॉनसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट स्ट्रैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको सरप्राइजिंगली हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। ये बहुत कमाल की चीज है, और यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो एमआरएनए आप बनाओगे, जैसे ये एमआरएनए आपने एज इट इज कॉपी कर लिया, तो क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? ये है, और ये एमआरएनए भी टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड और एमआरएनए ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे कि नहीं होंगे? आप बताइए, एज फार एज देयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कंसर्न। क्योंकि दोनों ही इसके जो टेम्पलेट है इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, बट इसमें और इसमें दोनों में एक ही फर्क होगा, टी और यू का। क्योंकि डीएनए में आपको मालूम है जहां टी होता है वहां यहां यू होता है, इसके अलावा कोई बेस सीक्वेंस का फर्क नहीं होगा। इसीलिए ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन है एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन हमारे एमआरएनए के पास भी है। तो एग्जाम में यदि आपको ये वाला स्ट्रैंड दिया गया हो जो कि नॉन टेम्पलेट है और आपसे एमआरएनए का सीक्वेंस पूछा गया हो, तो एग्जैक्टली सेम बनाना है आपको, केवल टी और यू का फर्क करना है, इवन पोलैरिटी विल रिमेन द सेम। ये देखिए 5 to 3 डायरेक्शन में है, तो जो आपका एमआरएनए बन के आएगा वो भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही बन करके आएगा। तो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि इनको कोडिंग क्यों कहते हैं, जो नॉन ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड है, और टेम्पलेट वाले को नॉन कोडिंग या नॉनसेंस क्यों बोलते हैं, ये आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब डायग्राम पर वापस से फोकस करते हैं, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत देर से आप लोग एक ही कलर से बोर हो गए होंगे। थोड़ा सा चेंज करते हैं, समझते हैं इस चीज को। ये जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन जो नजर आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन, ये एक्चुअल हमारी स्ट्रक्चरल जीन है, यानी कि सिस्ट्रोन है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक कोडॉन्स है, जिसको कि हमें ट्रांसक्राइब करना है। इसके साथ आपका एक रेड कलर का जोन भी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा?
इस रेड कलर के जोन को भी हमें ट्रांसक्राइब करना है और इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। जैसे हमारी ट्रेन तो मत बोलिए, कार चल रही है रोड के ऊपर, तो क्या होता है, अचानक हमको एक स्पीड ब्रेकर दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी कार की स्पीड को कम कर लेते हैं। कम करते करते हम स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर जाते हैं। क्रॉस करने पर हमें पता लगता है कि भाई अब इसके आगे नहीं जाना है। तो जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन को बंद करेंगे तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, एक टर्मिनेटर मिलेगा। किंतु याद ये रखना है कि टर्मिनेटर भी ट्रांसक्राइब होता है, ऐसा नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन केवल यहां तक होगा, ना ना। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है, हमें टर्मिनेटर को भी ट्रांसक्राइब करना है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन पूरा यहां तक होगा। तो ये जो साइट है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट से ठीक पहले एक टर्मिनेटर है, इट इज जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर, दिस इज जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर। तो ये स्पीड को ब्रेक कर देगा और बता देगा कि भाई अब इसके आगे कुछ भी नहीं। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको नजर आनी चाहिए। एक तो आपको ये नजर आ गई जिसको हमने सिस्टोन नाम दिया, जिसके पास एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज आपको नजर आ गई टर्मिनेटर। तीसरी चीज पर फोकस करिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हुई है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि आप इसको घुमा देंगे, टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, थ्री डायमेंशंस में जब आप इसको ओरिएंट कर देंगे तो आपकी लेफ्ट और राइट सब उल्टी सीधी हो जाएगी। इसीलिए जो बेटर वर्ड्स है वो है अपस्ट्रीम और ये है डाउनस्ट्रीम। तो ये किसके रेस्पेक्ट में है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम? हमारी स्ट्रक्चरल जीन के रेस्पेक्ट में। यदि ये हमारी स्ट्रक्चरल जीन है तो ये वाली साइड अपस्ट्रीम और ये वाली जो साइड है ये डाउनस्ट्रीम कहलाएगी। समझ में आ गया? तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत करिए, लेफ्ट राइट के चक्कर में ना जाकर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में पढ़िए। डाउनस्ट्रीम में टर्मिनेशन साइट प्रेजेंट होगी, है ना। टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट होगा? डाउनस्ट्रीम। और याद ये रखना है कि उसका ट्रांसक्रिप्शन भी होना है। इसी तरीके से अपस्ट्रीम में जब आप आओगे, जब आप अपस्ट्रीम में आओगे तो यहां आपको एक और खास तरीके की साइट नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर एक्चुअली फिक्स सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रिबनाउ बॉक्स है, टाटा बॉक्स है, कार्ट बॉक्स है। इनके ऊपर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं प्रमोटर्स के बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। प्रमोटर करता क्या है? प्रमोटर एक्चुअली वो जीन है, वो एक सीक्वेंस है, कॉन्सेंसस सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, जहां आरएनए पॉलीमरेज आकर के सबसे पहले जुड़ता है ना। आरएनए पॉलीमरेज का स्टेशन है, जैसे ट्रेन जहां से चलना शुरू करती है तो ट्रेन का एक स्टेशन होता है ना। बिल्कुल उसी तरह से ये वो जगह है, ये वो साइट है, वो स्टेशन है, वो प्लेटफॉर्म है जहां से आरएनए पॉलीमरेज का इंजन स्टार्ट होता है, चलना शुरू करता है। प्रमोटर कई सारी तरीके की जानकारी, इंफॉर्मेशन इस आरएनए पॉलीमरेज को देता है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये बता करके ये देता है कि बेटा तुमको कहां से काम शुरू करना है, ठीक है। तुम्हारी इनिशिएशन साइट क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कौन सी है, कहां से जाकर के तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज इसको ये बताएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, इसके ठीक पहला वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बाद का, उसको हम नाम देते हैं +1, दूसरे वाले को +2, फिर +3, फिर +4, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यदि हम इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के दूसरी तरफ जाएं, अपस्ट्रीम की तरफ जाएं, तो उसका नाम हो जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। याद ये रखना है, कोई जीरो वाला नहीं होता, ऐसा कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है जिसे हम जीरो वैल्यू असाइन करेंगे। +1 के ठीक बराबर में होगा -1। तो प्रमोटर ये बताएगा कि तुम्हारी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, किस स्पीड से तुमको काम करना है, कहां से काम शुरू करना है, तुम्हारी स्टार्ट साइट क्या होनी चाहिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज को कौन देगा? प्रमोटर। तो बिना प्रमोटर के ये हो नहीं सकता, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं हो सकता। यदि हम कोई म्यूटेशन करा करके इस प्रमोटर को उठा करके कहीं पीछे रखते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज इस पोर्शन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा, वो फिर कहीं और से जाकर के ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा। या प्रमोटर ना हो तो रैंडमली फिर जीन ट्रांसक्राइब होगी, कोई तरीके से ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती। ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पोलैरिटी को आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। बाय कन्वेंशन, बाय डिफॉल्ट हम लोग
हमेशा कभी भी जब डीएनए को शो करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, तो जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका 5 प्राइम जो एंड है उसको लेफ्ट साइड में यानी कि अपस्ट्रीम में रखेंगे। बस इतना सा याद कर लीजिए तो आपको सारी चीजें, सारी पोलैरिटी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन में ही रखेंगे, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इसी डायरेक्शन में डीएनए को रीड कर सकता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर बनेगा, बट मैं ये जरूर चाहता हूं कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है इससे आपको बहुत सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसको भी थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा डीएनए है, पूरा का पूरा डीएनए का एक पीस है। उसमें से हमने एक छोटी सी बबल बनाई हुई है। ये देखिए, मान लीजिए कि हमको यहां से यहां तक जाना है, इतना लंबा हमारा रास्ता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने पूरे डीएनए को हम खोल लें, क्योंकि आपको मालूम है डीएनए को खोलना कोई हंसी मजाक नहीं है ना। डीएनए को खोलने में एनर्जी बहुत लगेगी। डीएनए प्रेशियस मॉलिक्यूल है, तो बहुत स्पेसिफिकली और बहुत सोच विचारने के बाद ही इसको आप ओपन अप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा खोल दिया, ये उलझ भी सकता है, टूट भी सकता है। तो क्या होगा, ये बबल इनफैक्ट मूव करती हुई आपको नजर आएगी। ये बबल किसी समय यहां पर होगी, जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन बढ़ता जाएगा ये बबल भी मूव करती जाएगी, फिर ये बबल यहां पर आ गई, फिर ये थोड़ी देर बाद आगे पहुंच जाएगी और फिर आगे पहुंच जाएगी। अच्छा, डीएनए में तो क्या होता था कि बबल एक बार जब खुल जाती थी तो वो बंद नहीं होती थी, वो पूरा पोर्शन, क्योंकि फाइनली आपको 2 अलग अलग डीएनए बनाने होते थे, तो बबल को हमें बंद नहीं करना होता था। यहां क्या है कि ये बबल आपको चलती हुई नजर आएगी ऐसे ऐसे ऐसे, और एमआरएनए बनता हुआ आपको यहां पर नजर आता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बबल आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पीछे का डीएनए वापस से बंद होता चला जाएगा। जैसे वो ओपन अप हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से बबल पीछे से बंद होती हुई भी चलती चली जाएगी, यानी कि डीएनए बंद होता चला जाएगा और एमआरएनए बनता हुआ नजर आता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं मिटा देता हूं तो आप लोग आसानी से पोलैरिटी वगैरह और अच्छे से चेक कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। डायरेक्शन हमारे मूव करने की ऐसे है, ओवरऑल हम यहां लिख सकते हैं इसको, इस तरह से हम मूव कर रहे हैं, और 5 to 3 की डायरेक्शन में हमारा जो आरएनए है वो बनता चला जा रहा है। ठीक है, टेम्पलेट की रीडिंग 3 to 5 चलते चली जा रही है। ठीक है, बबल आगे मूव करती चली जा रही है। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे। यह है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आईआईटीज वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आईआईटी के जो एग्जाम्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के, तो वहां आपको इन सब सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है। नीट में तो शायद ये मुझे लगता नहीं कि नीट में क्वेश्चन कोई इस पे से आने वाला है, बट फिर भी जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं या बायोटेक, एमएससी बायोटेक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज आपके पास हैं, और रिसेंटली अभी एक और डिस्कवर हुआ है आरएनए पॉलीमरेज 4, जो कि ऐसा ही आरएनए बनाता है प्लांट्स के अंदर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग आसानी से देख सकते हो। मेनली नीट वाले स्टूडेंट्स को भी याद रखना चाहिए कि आरआरएनए कौन बनाएगा, पॉलीमरेज 1, ठीक है, एमआरएनए कौन बनाएगा, पॉलीमरेज 2, और पॉलीमरेज 3 जो है ये टीआरएनए को बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। बाकी के स्टूडेंट सारी के सारी पूरी स्लाइड्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है इसको समझते हैं। ये है बच्चों राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे डीएनए के रेप्लिकेशन में जो नया न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हम करते थे रेप्लिकेशन के दौरान, तो वो केवल सिंपल फॉस्फेट नहीं होता था, इनकॉर्पोरेट तो फॉस्फेट होता था, किंतु जो आता था, जो हमें मिलता था रॉ मटेरियल की तरीके से, वो हमेशा ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में मिलता था। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जब हम एक के बाद ऐड करेंगे, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है, तो बहुत ज्यादा इसमें हम उलझेंगे नहीं, ये सब हम जानते हैं। तो जिस समय आरएनए पॉलीमरेज इस न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट करेगा एमआरएनए के अंदर, तो यहां से बॉन्ड कट होगा। ठीक है, ये बॉन्ड्स दोनों टूट जाएंगे, दोनों फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस तरीके से अलग हो जाएगा, है ना, और जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, तो ये एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं। तो एनर्जी कहां से मिलेगी, इन्हीं ट्राइफॉस्फेट के टूटने से मिलेगी। इतना पोर्शन आरएनए के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए।
एक चीज यहां पर याद रखनी है जिस पर अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। व्हाट अबाउट सबसे पहले वाला, द वेरी फर्स्ट वन न्यूक्लियोटाइड। आरएनए को जब आप बनाओगे, एमआरएनए को जब आप बनाओगे, तो जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उस पर तो आपको मालूम है ना 3 फॉस्फेट रहेंगे ही रहेंगे लास्ट तक। बाकी का तो आपने तोड़ दिया ना, 2 तोड़ दिए, उसके बाद आपने अगला वाला ऐड कर दिया, फिर आपने 2 तोड़ दिए, फिर अगला वाला ऐड कर दिया, फिर आपने 2 तोड़ दिए, अगले वाला ऐड कर दिया। किंतु सबसे पहला वाला जो होगा ना उस पर ये तीनों बने रहेंगे। इनका क्या यूज होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी केवल राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, और अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए प्रोसेस कैसे होगी। यहां आप देख रहे हो बबल जो है वो मूव करती हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है। ये बबल जो है ये आपको मूव करती हुई नजर आ रही है। इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर प्राइमर, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू द 3 एंड ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल, ये भी हम लोगों को मालूम है। डीएनए अनवाइंड्स एट द फ्रंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये सारी चीजें मालूम है। जैसे जैसे बबल मूव करती जाएगी तो आगे की तरफ यानी कि फ्रंट पर ये हेलिकेज अपना काम करता चला जाएगा और बबल जो है वो आगे मूव करती हुई चली जाएगी। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं इस पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से और सीक्वेंस वाइज इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी एक ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ओके। ये हमारा 3 प्राइम है और ये हमारा 5 प्राइम एंड हो गया, तो 3 ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 3। ये एक छोटा सा पोर्शन है डीएनए का। अब आप लोग आसानी से पता लगा सकते हो कि इसमें टेम्पलेट कौन सा होगा। लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, तो 3 to 5 वाली जो स्ट्रैंड आपको लेफ्ट टू राइट में नजर आएगा वही आपका टेम्पलेट होगा। तो 3 to 5 में ऊपर वाला स्ट्रैंड आ रहा है, तो ये ऊपर वाला स्ट्रैंड आपका क्या हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो मैं यहां केवल इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, टीएस फॉर टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये आपका सेंस स्ट्रैंड यानी कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। अब चलिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज है और अभी ये कहां खड़ा हुआ है, अभी ये प्रमोटर पे खड़ा हुआ है। प्रमोटर पर जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स भी एसोसिएटेड रहते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है, बड़ा एंजाइम है। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यदि हम उसको भी कलरफुल दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं इसको, इस तरीके से एक छोटा सा फैक्टर है जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा फैक्टर। ये जो सिग्मा फैक्टर है ये इनिशिएशन के लिए यानी कि स्टार्ट के लिए जिम्मेदार है। ये स्टार्ट सिग्नल देगा, ये रेप्लिकेशन की स्टार्ट करवाएगा, उसको इनिशिएट करवाएगा। आपको मालूम है कहां से स्टार्ट होगा, +1 से। +1 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सिस्ट्रोन हमारी +1 तक जाएगी और यहां पर बच्चों प्रेजेंट है टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर तक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। इतना पोर्शन क्या है, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर को भी ट्रांसक्राइब करना है, तो टर्मिनेटर बहुत स्लो ट्रांसक्राइब होगा क्योंकि यहां आने पर स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा कम कर दी जाएगी। अब देखिए यहां से प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज ने जब मूव करना शुरू किया, ठीक है, प्रमोटर इसको सारी इंफॉर्मेशन देगा कि भाई +1 किस जगह है, कहां से तुमको स्टार्ट करना है, क्या तुम्हारी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा। सिग्मा फैक्टर इसमें मदद करेगा। और जब हमारा जो पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ करके यहां तक पहुंच जाएगा, है ना, डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, ओवरऑल ये हो गई। तो ये देखिए ये बन रहा है बच्चों हमारा एमआरएनए। इतना एमआरएनए हमारा बन चुका है, यानी कि यहां से यहां तक का एमआरएनए हमारा अब बन चुका है। तो ये कौन सी साइड होनी चाहिए, 5। वैसे भी 3 के अपोजिट में हमेशा 5 ही आता है। तो सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या है, ये देखिए सिंथेसिस की डायरेक्शन 5 to 3 है। जहां पर भी ये खत्म होगा वो 3 साइड हो जाएगी। तो 5 to 3, ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ये हमारा एमआरएनए ग्रो कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और एमआरएनए धीरे धीरे इस तरीके से बनता चला जाएगा। जब हम यहां पहुंच जाते हैं यानी कि जब इनिशिएशन हो जाता है तो सिग्मा फैक्टर पॉलीमरेज का साथ छोड़ करके चला जाता है, ठीक है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है आपको।
अब हम जब आगे पहुंचते हैं, जब हम यहां पहुंचे, ठीक है, तो कलर को वापस से लेना पड़ेगा। यहां क्या होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज यहां पहुंचा तो उस समय तक हमारा एमआरएनए पूरा का पूरा ग्रो हो चुका है, ये इस तरीके से है ना, यहां तक पूरा हमारा एमआरएनए बन चुका है। अब यहां पर हमें एमआरएनए को रिलीज कराना है, प्रोसेस को खत्म करना है, और इसमें मदद करेगा बच्चों एक और फैक्टर जिसको हम कहते हैं रो फैक्टर, है ना, क्या बोलते हैं इसको, रो फैक्टर टर्मिनेशन साइट को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। दो तरीके के इनफैक्ट टर्मिनेशन साइट्स होती हैं, या यानी कि टर्मिनेटर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो रो सेंसिटिव होते हैं और एक रो नॉन सेंसिटिव या इनसेंसिटिव आप कह लीजिए, या इंडिपेंडेंट आप कह लीजिए। एक वो जो रो डिपेंडेंट होते हैं, एक वो जो रो डिपेंडेंट नहीं होते। तो जो रो इंडिपेंडेंट है वहां पर रो फैक्टर की आपको कोई जरूरत नहीं है, किंतु जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन साइट्स हैं या टर्मिनेटर्स हैं वहां हमें रो फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। रो से आप याद रख सकते हो रोकना, तो रो फैक्टर का काम क्या है, रोकने का। एस से आप याद रख सकते हो स्टार्ट, हालांकि एस से स्टॉप भी होता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा, याद रखिएगा एस से स्टार्ट और रो से रोकना। फाइनली इस पूरी प्रोसेस के बाद हमारा जो एमआरएनए है बच्चों वो अलग हो जाता है और ये निकल करके आ गया। यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां तो ये जो एमआरएनए है जैसे जैसे ये ग्रो करता जाता है वैसे वैसे ये राइबोसोम के साथ जुड़ करके उसी समय पे ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन भी बनाने लगता है। खत्म भी नहीं हो पाता उतने समय में तो ये ट्रांसलेशन स्टार्ट भी कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। कारण उसका ये है वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बैरियर नहीं है ना, जो कुछ हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, राइबोसोम भी वही है, डीएनए भी वही है, एमआरएनए भी वही है। किंतु यदि हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ये जो एमआरएनए बना है, इनफैक्ट अभी ये एमआरएनए है नहीं, इसको हम बेटर नाम देंगे एचएनआरएनए। क्या बोलेंगे इसको, एचएनआरएनए, हेट्रोजेनस आरएनए। हेट्रोजेनस इसलिए क्योंकि इसके पास अभी हेट्रोजेनस सीक्वेंसेस हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन्स स्प्लिट जीन्स होती हैं, उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं, और ये पूरा का पूरा हमने एज सच कॉपी किया है, तो वो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स इसमें भी आ गए, उनको हमें दूर करना पड़ेगा, एंड्स को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे आरएनए प्रोसेसिंग, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो आरएनए प्रोसेसिंग का हमारा अगला वीडियो होगा, उसका आप इंतजार करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, और इस तरह से जो एमआरएनए आपने बनाया ये आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और यदि आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को लिख करके बताइएगा। किंतु अपने दोस्तों के साथ जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनको शेयर करिए और उनको बोलिए कि इस चैनल को हमें प्रमोट करना है और बहुत आगे ले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में आरएनए प्रोसेसिंग के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।